ये आकाशवाणी है। कहीं देर ना हो जाए। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए की 24वीं कड़ी। कुदरत के संग मन मानी अब और न होने देना है, मानवता को आए दिन अब और न रोने देना है। आफत आए तो अधिक नुकसान नहीं होने पाए, कल से नहीं आज से चेतो कहीं देर ना हो जाए। नमस्कार श्रोताओं, विभिन्न आपदाओं और आपदा प्रबंधन पर आधारित इस विज्ञान धारावाहिक में आपका स्वागत है। श्रोताओं, पिछले एक एपिसोड में आपने भगदड़ के बारे में जाना और समझा। अक्सर भगदड़ में कई लोग घायल हो जाते हैं और कुछ की तो जान भी चली जाती है। ऐसा नहीं है कि भगदड़ से होने वाले हादसे सिर्फ भारत में ही होते हैं, बल्कि दुनिया भर में कई जगह ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा लगता है कि हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र की दिक्कतों की वजह से ही ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। प्राकृतिक आपदाओं के अलावा इंसानी वजहों से होने वाले हादसे तो और भी ज्यादा दुखद है। दोस्तों, धारावाहिक के इस अंक में हम जानेंगे कि किस तरह से विकास संबंधी योजनाएं और नीतियां तैयार हों जिससे आपदाओं से होने वाले खतरे और नुकसान को कम किया जा सके। यात्रीगण कृपया ध्यान दें और शांति बनाए रखें। सभी यात्री ट्रेन से बाहर निकल जाएं। सुरक्षा के लिहाज से ट्रेन की जांच की जानी है। कुछ तकनीकी वजहों से ये ट्रेन अब आगे नहीं जाएगी। आपकी सहायता के लिए सुरक्षा कर्मी मौजूद है। यहाँ से बाहर निकलने में सुरक्षा कर्मी आपकी पूरी मदद करेंगे। आप उन्हें सहयोग करें। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। बाहर निकलने के लिए प्लीज आप लोग गेट नंबर 2 का इस्तेमाल करें। घबराइए मत, आराम से निकलिए। लाइन में लगे लोगों को धक्का मत दीजिए। प्लीज जल्दी जल्दी निकलिए। मेरी माता जी कहाँ गई? तो काफी बुजुर्ग है भाई, पर उनको तो ये भी नहीं मालूम कि हम लोग कहाँ हैं। सुनिए, आप चिंता मत कीजिए। हर किसी की मदद के लिए हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं। राहत और बचाव टीमें भी जल्दी पहुंच रही हैं। आप लोग शांति बनाए रखें, घबराए नहीं। लगता है बम धमाका हुआ क्या? मुझे तो भूखा भी लग रहा है। ये आवाज कैसी थी? अरे ऐसा उठाओ, ये दब गया। सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। हमें कुछ स्वयं सेवकों की जरूरत है जो घायलों को नजदीक अस्पताल में पहुंचाने में हमारी मदद कर सके। आइए, आप लोग आइए, आगे आइए। आप लोग मैं भी हाँ, आइए, आप भी आइए। पहले सुनिए आपको लोगों की मदद कैसे करनी है। जो लोग घायल हैं, नीचे पड़े हुए हैं, उन लोगों को स्ट्रेचर पर लेटाकर एम्बुलेंस में पहुंचा दीजिए। आराम से, किसी को नुकसान न पहुंचे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। इस धमाके की जांच के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। आप लोग भागदौड़ मत मचाइए। आप लोग भागदौड़ मत मचाइए। इससे दूसरों को नुकसान हो सकता है। कृपया करके लाइन में बाहर निकलिए। बच्चों की, बूढ़ों की, महिलाओं की सहायता कीजिए। चलो। कृपया हमारी उद्घोषणा को ध्यान से सुने। दिल्ली मेट्रो सभी यात्रियों और सुरक्षा कर्मियों का आभार व्यक्त करती है। आपको बता दें, यहाँ कोई सचमुच धमाका नहीं हुआ था, बल्कि NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और दिल्ली मेट्रो की ओर से किया गया एक संयुक्त अभ्यास था। महत्वपूर्ण सहयोग के लिए हम सभी स्वयंसेवकों को धन्यवाद देते हैं।
यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है। कोई बात नहीं। अगले कुछ ही मिनट के बाद मेट्रो रेल सेवा सामान्य रूप से शुरू हो जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। कृपया भगदड़ ना मचाएं, लाइन में अपनी सुखद यात्रा का अनुभव करें। धन्यवाद। ऑटो भैया, भैया साथ ही चलेंगे क्या आप? चलेंगे, पर घबरा क्यों रही हो? भैया मेट्रो स्टेशन में बम फट गया। भैया घर चलिए, जल्दी मुझे घर पहुंचा दीजिए, साकेत जाना है। बम फट गया? हाँ जी। बैठो 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 जल्दी। हाँ जी चलिए। भैया रोकिए रोकिए, यही मेरा घर है, ये लीजिए किराया। मम्मी, मम्मी दरवाजा खोलिए ना, मैं आ गई हूँ। मम्मी जल्दी। रुक जा जिज्ञासा, आ रही हूँ। मम्मी प्लीज जल्दी करो। अरे तू भी ना। हाँ बोल, बहुत जल्दी में है तू तो, क्या बात है? मम्मी आज मेट्रो स्टेशन में धमाका हो गया, पूरी मेट्रो सर्विस बंद हो गई। कुछ लोग बता रहे थे कि इस धमाके में कई लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली मेट्रो में इस तरह की ये पहली वारदात है माँ। इतनी जबरदस्त सुरक्षा के बावजूद आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। अरे रुको 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 मम्मी। जरा शांत हो जाओ जिज्ञासा, शांत हो जाओ। हिमांशु ने इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? ये क्या मतलब हुआ? भैया को क्या मालूम होगा, वो तो किसी जरूरी काम से गए ना। सही कहा, वो जरूरी काम से ही बाहर गया हुआ है। टीवी समाचार देखकर तो शायद तुम आसानी से समझ जाओगी कि मेट्रो स्टेशन पर क्या हुआ था। दरअसल जिसे तुम धमाका समझ रही हो ना, हाँ। वो एक मॉक ड्रिल थी, यानी एक अभ्यास था। ये मॉक ड्रिल NDMA और दिल्ली मेट्रो ने संयुक्त रूप से की थी। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये सब नाटक था। वो धमाका सुरक्षा कर्मी, स्वयं सेवक और घायल यात्री थे क्या? मेरा बच्चा। और मेट्रो में वो जो माइक उद्घोषणा वाली मॉक ड्रिल, वो भी मॉक ड्रिल का हिस्सा थी। हाँ, इसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था और हिमांशु भी इस मॉक ड्रिल में एक स्वयं सेवक के तौर पर शामिल होने के लिए गया हुआ है। मैं नहीं, भैया ने मुझे कुछ बताया भी नहीं इस बारे में। बच्चे, इसे एकदम गोपनीय रखा गया था ताकि सुरक्षा और राहत संबंधी तैयारियों का सही जायजा लिया जा सके, समझी? ये भी सही है, जो भी हो माँ, ये एक शानदार अनुभव था मेरा। ये हमेशा याद रहेगा। अपनी क्लास में इस मॉक ड्रिल पर मैं एक प्रेजेंटेशन भी दूंगी। जरूर। अब चलो तुम हाथ मुंह धो, मैं खाना लगाती हूँ। चलो 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 चलो। ओहो, कितनी भीड़ है यहाँ। लगता है पूरा का पूरा शहर इस व्यापार मेले में उमड़ आया है। इस मेले में मुझे जरूर कोई नई और अनूठी चीज मिलेगी भैया। व्यापार मेले में रविवार का दिन तो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला रहता है। इस मेले में दुनिया भर से कई कंपनियां और कई व्यापारिक घराने हिस्सेदारी के लिए पहुंचते हैं। लेकिन तुम्हारी दिलचस्पी तो विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रक्षा संबंधी विकास, मकानों के डिजाइन में ही ज्यादा होती है। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? हाँ, लेकिन मेरी दिलचस्पी इस बात में ज़्यादा रहती है कि हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हाउसिंग सेक्टर में किस तरह से कर सके और आपदा प्रबंधन में तकनीकी विकास को कैसे शामिल किया जा सके। भैया मैं तो इनसे बोर हो जाती हूँ। मुझे तो अलग अलग राज्यों के पवेलियन अच्छे लगते हैं। इससे हमें अपने देश की परंपराओं, कला, संस्कृति, वेशभूषा और खान पान का पता चलता है। इसके लिए तुम दिल्ली हट जा सकती हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, एक काम ही तो तुमने सही किया है। एक काम मतलब? जो तुमने इस मेले की टिकट एडवांस में खरीद ली थी। यही तो खासियत है डिजिटल इंडिया की। मैंने ये टिकट ऑनलाइन ही खरीद ली थी, वरना हमें भी टिकट के लिए इन लंबी लंबी लाइनों में देर तक खड़ा रहना पड़ता। चलो सबसे पहले सुरक्षा जांच के लिए चलते हैं। चलो चलो चलते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, आप अपने बैग और दूसरी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग मशीन से जरूर गुजारें। कृपया जांच में सहयोग दें, सुरक्षा में सहयोग करें। धन्यवाद। देखो सुरक्षा जांच कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। आधुनिक तकनीक का एक बहुत बड़ा फायदा है ये। जिज्ञासा, हाँ चलो सबसे पहले वाले पवेलियन से देखना शुरू करते हैं। हाँ हाँ अपने दाईं ओर तो देखो, हाँ। ये एक लड़ाकू विमान का बड़ा सा मॉडल है। अच्छा, इस लड़ाकू विमान का डिजाइन DRDO ने तैयार किया और उसी ने इसे विकसित भी किया। भैया DRDO से तुम्हारा मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से है क्या? हाँ,
हमारे वैज्ञानिकों को कई वर्षों के शोध के बाद इसमें सफलता मिली थी। वाह, मुझे देश की सेनाओं पर गर्व है। मेरी नज़र में तो ये देश सेवा का सबसे बेहतरीन तरीका है। चलो आओ, पहले इस पवेलियन में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या है। क्या भैया, आपने तो कहा था कि हम पहले एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पवेलियन देखेंगे। ये आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में भी फायदेमंद होता। मुझे याद आ रहा है कि किसी ने आपको यहाँ मिलने का भी वक्त दिया था। मैंने व्यापार मेले की वेबसाइट में देखा था, हुडको और एनडीएमए दोनों के पवेलियन एक ही ब्लॉक में हैं। लेकिन वहाँ तो मैं अपने प्रोजेक्ट की बातों में व्यस्त हो जाऊंगा, और इससे तुम बोर नहीं हो जाओगी क्या? नहीं भैया, आप ऐसा मत सोचो। मैं भी उस बातचीत में भागीदारी कर लूंगी। शायद आपको मालूम नहीं है कि आपदा प्रबंधन तो हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। ठीक है, तब तो सीधे हॉल नंबर 5 में चलते हैं। वहाँ पवेलियन के इंचार्ज डॉक्टर प्रशांत हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे लेकिन भैया वो देखो ना उधर, वो बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी नजर तो गिद्ध से भी तेज है। जल्दी चलो, डॉक्टर प्रशांत वहीं पर खड़े। अरे वाह, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। मेरे ख्याल से आप हिमांशु हैं ना? जी सर, मैं हिमांशु हूँ, और ये मेरी छोटी बहन जिज्ञासा। हेलो जिज्ञासा। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, एनडीएमए के पवेलियन में आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सर। आपका पवेलियन तो काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ है। इतने सारे पोस्टर और मॉडल हैं यहाँ। किसी को भी यहाँ तमाम जानकारियाँ बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इसी पर मैं एक प्रोजेक्ट तैयार कर लूँ। जिज्ञासा, इतनी जल्दी क्यों बदल गई तुम? पहले तो तुम्हारा इरादा जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर काम करने का था। तो क्या हुआ? अच्छा भाई सुनो, इधर देखो। बच्चों की ये टोलियां अलग अलग स्कूलों से यहाँ पहुंची हैं। अरे वाह, वहाँ कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, तो कुछ नोट्स लेने में जुटे हुए हैं। अरे वो स्क्रीन पर तो देखिए जरा, समुद्र का पानी कैसे उछाल मार रहा है। वो बड़े बड़े मकान, कारें सब पानी में तैर रही है। ये क्या हो रहा है? जिज्ञासा, ये एक डॉक्यूमेंट्री है। अच्छा सर। जो जापान में 11 मार्च सन 2011 में आई सुनामी पर बनी हुई है। ये सुनामी 9 तीव्रता वाले भूकंप के बाद आई थी। ये इतनी भीषण आपदा थी कि जापान में अब भी इसका कुछ कुछ असर बरकरार है। हिमांशु भैया भी पिछले साल जापान गए थे। जी सर, मैं अक्टूबर 2015 में जापान गया था। मेरा मकसद इस बात का अध्ययन करना था कि वहाँ सुनामी प्रभावित इलाकों में विकास की रणनीति और आपदा प्रबंधन का कैसे तालमेल बैठाया गया है। दरअसल वहाँ अब भी 2 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके घर आपदा में तबाह हो गए, और वो लोग अस्थायी मकानों में रह रहे हैं। जापान की सरकार के मुताबिक भूकंप और सुनामी की वजह से करीब $300 बिलियन का नुकसान हुआ था। लेकिन जापान के लोगों ने और वहाँ की सरकार ने बेहद हिम्मत के साथ इस आपदा का सामना किया। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए की गई उनकी कोशिश बाकी लोगों के लिए कल्पना से भी परे है। हाँ हिमांशु, विकास की रणनीति और आपदा के खतरों को कम करने के मसले पर हम उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना होगा कि वो जापानी लोग ही थे जो सन 1944 में परमाणु हमले के बावजूद फिर से उठ खड़े होने में कामयाब रहे। जी सर, कुदरत ने जापानियों पर कई बार अपना कहर बरपाया है, लेकिन कुदरत के प्रति उनका ज़बरदस्त प्यार भी काबिल तारीफ है। सर, हमारी सामाजिक विज्ञान की किताब में जापान पर एक पाठ भी है। वहाँ के बच्चों को छोटी कक्षाओं से ही आपदाओं के वक्त खुद को सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में सिखाया जाता है। अच्छा जिज्ञासा, जरा इधर आओ मेरे साथ। हाँ जी सर। इस इमारत के मॉडल को देखो। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो 9 तीव्रता वाले भूकंप को भी सहन कर सके। तुम्हें शायद पता हो कि भारत में भी बड़े बांधों और दिल्ली मेट्रो को भी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो तेज भूकंप को सहन कर सकें। हाँ जी सर। सर, ऐसी आपदाओं का सामना करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम विकास संबंधी अपनी नीतियों पर नए नज़रिए से गौर करें। अभी वक्त की मांग तो यही है कि राष्ट्रीय विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं और नीतियों में ज़रूरी सुधार किए जाएं। बिल्कुल सही कहा हिमांशु आपने। देश की तमाम एजेंसियां प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को लेकर इसी दिशा में काम कर रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इन सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए काम में जुटा है। भाई बच्चों, कुछ तो सर ने बोला था। अच्छा तो बोला भी था।
अच्छा चलो फिलहाल इन स्कूली बच्चों के कार्यक्रम में हम भी शरीक हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सर हम बहुत अच्छे हैं। Very good. और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री, मॉडल और पोस्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और पता है हमें बहुत मजा भी आया। वेरी गुड। अच्छा, कैसा लगा आपको ये सब? ये तो बहुत ही अच्छा था और उसमें हमें बहुत मजा भी आया। वेरी गुड। वैसे मुझे उम्मीद है कि इन सब से आपको अपने प्रोजेक्ट में काफी मदद मिलेगी। यहाँ के अनुभव से आप लोग नए नए पोस्टर डिजाइन कर सकते हो और मॉडल भी बना सकते हो। आगे भी आपसे कभी मुलाकात होती रहेगी। अच्छा बच्चों, बाय 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 बाय। सर, अब हमें भी इजाजत दीजिए। जिज्ञासा की इच्छा कुछ राज्य के पवेलियन देखने की है। हाँ, क्यों नहीं भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी संस्कृति से रूबरू होने का एक अच्छा जरिया है ये। नमस्ते सर। बाय सर। नमस्कार। माइक टेस्टिंग, हेलो 1 2 3 हेलो हेलो। अरे भैया, अरे सुनिए, सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए। दोपहर के बाद का सत्र जल्दी ही शुरू होने जा रहा है। मैं प्रोफेसर सुमन से अनुरोध करूंगा कि वे इस सत्र का शुभारंभ करें और आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। जी धन्यवाद। सभी को मेरा यानी प्रोफेसर सुमन का नमस्कार। इस कॉन्फ्रेंस में अपने अनुभव बांटने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुंचे सभी प्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की ये कॉन्फ्रेंस आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और विकास संबंधी रणनीति पर केंद्रित है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो होना चाहिए। हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी। दरअसल हमारे बीच राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के डॉक्टर प्रशांत भी यहाँ मौजूद हैं। आपदा प्रबंधन पर उनके विचार हमें सुनने को मिलेंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं डॉक्टर प्रशांत, प्लीज। हमारे बीच NIDM यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर अनिल भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अनिल। साथियों, आज की इस कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी शिक्षाविदों, अधिकारियों, शोधार्थियों और छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर प्रशांत को। शुक्रिया आप सभी का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, मैं सीधे विषय पर आता हूं। अध्ययनों से ये बात साफ हो गई है कि हाल के वर्षों में हमारे देश में बाढ़, भूस्खलन, भूकंप और बादल फटने जैसी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इनसे न सिर्फ जाने गई हैं बल्कि पर्यावरणीय और आर्थिक तौर पर भी खासा नुकसान हुआ है। हालांकि हमारे देश में जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन की इकाइयां मौजूद हैं, लेकिन जब तक हम विकास संबंधी गतिविधियों को इससे नहीं जोड़ेंगे, वांछित नतीजे मिलना मुश्किल है। सर, बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ। नहीं, बोलिए। लेकिन बात कुछ समझ में नहीं आई। अब डॉक्टर प्रशांत जी, ये रमाशंकर जी हैं, जी, नमस्ते। एक प्रगतिशील किसान और गांव के प्रधान भी। दरअसल ये किसानों को लगातार बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के बारे में जागरूक करते रहते हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार। ऐसे लोगों की तो हमारे समाज को बेहद जरूरत है। रमाशंकर जी, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी आपदा से बचाव की तरकीबें ही काफी नहीं हैं। हमें अपनी विकास संबंधी नीतियों में ही ऐसा बदलाव करना होगा जिससे कि आपदा का सामना करने में ज्यादा मुश्किलें ना आए। जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ जी, हम सभी ये तो अच्छी तरह से समझते हैं कि किसी भी आपदा के दौरान लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं, संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, पर्यावरण प्रभावित होता है और आर्थिक ढांचे पर भी बुरा असर पड़ता है। मैं हिमांशु इसी विषय पर एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ। मेरे ख्याल से आपदा के संदर्भ में खतरे की वजह और संभावित खतरों का आकलन दोनों ही बेहद
महत्वपूर्ण है। अब डॉक्टर प्रशांत जी। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि हिमांशु के शोध कार्य को काफी सराहा गया है और हाल ही में इनके शोध पत्र एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी प्रकाशित हुए हैं। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं हिमांशु से पहले भी मिल चुका हूँ अच्छा। और हिमांशु बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं जी, चाहूंगा कि जी। आप लोग एक बार उनके लिए ताली बजाएं। जरूर जरूर। अब डॉक्टर प्रशांत जी। मेरे ख्याल से हम बुजुर्गों की तुलना में नई पीढ़ी आपदा प्रबंधन को समझने जानने में ज्यादा उत्सुक है, नहीं? बिल्कुल सही कहा आपने। जी। और सकारात्मक विकास के लिहाज से ये एक अच्छा संकेत है। बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रक्रिया के तहत ही हम आपदा के संभावित खतरे का आकलन कर सकते हैं। इसके लिए ये विश्लेषण जरूरी है कि आपदा से होने वाला खतरा कितना बड़ा है और उसका दायरा क्या होगा। ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों की दिशा में उठाया जाने वाला ये पहला कदम है। संक्षेप में हम इसे DRR भी कह देते हैं। सर मेरा सवाल ये भी है कि आपदाओं के खतरे का आकलन करने के लिए कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना जरूरी है? प्रोफेसर सुमन जी। मेरे ख्याल से हिमांशु के इस सवाल का बेहतर जवाब आप दे सकती हैं। जी शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत। मेरे विचार में आपदा संबंधी जोखिम का आकलन करने के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हम आपदा की प्रकृति, तीव्रता और जगह के साथ साथ इस बात की भी पहचान कर लें संभावित खतरा कितना हो सकता है। हमें संभावित जोखिम की तीव्रता का भी अंदाजा होना चाहिए। इस बात की जानकारी भी जरूरी है कि उस जगह में हमारे पास कौन कौन से संसाधन मौजूद हैं और आखिर में हमें ये जानना भी बेहद जरूरी है कि हम वहां कितना जोखिम उठा सकने में सक्षम हैं। वाह सुमन जी वाह। खतरे के आकलन के बाद अब बारी आती है आपदा प्रबंधन की। विकास संबंधी नीतियों और आपदाओं के खतरे को कम करने के लिहाज से आपदा प्रबंधन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे देश में लागू आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के मुताबिक योजना, समन्वय और उपायों को लागू करने की मिलीजुली और सतत प्रक्रिया ही आपदा प्रबंधन है। तो इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है सर? रमाशंकर जी आपने सही प्रश्न किया। इसमें किसी आपदा के खतरे को रोकना, आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश, आपदा से निपटने की तैयारी, आपदा के वक्त तेजी से राहत कार्य, आपदाओं के प्रभाव का आकलन और पीड़ित लोगों का पुनर्वास शामिल है। जी, हमारे गांव में लोगों को अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से जूझना पड़ता है। उनको ऐसी तैयारियों की जरूरत होती है जो कि पहले से ही जांची परखी गई हो। जी सर। हाँ हिमांशु। हमारे देश में आपदा प्रबंधन को लेकर कानूनी और व्यवस्थागत तौर पर क्या स्थिति है? देखिए, हमारे देश में आपदा प्रबंधन संबंधी ढांचा अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है, यानी अभी इसमें लगातार बदलाव और सुधार हो रहे हैं। अभी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय के तौर पर कार्यरत है। इसके साथ ही NIDM यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को अनुसंधान और योजना निर्माण के जरिए मानवीय संसाधनों के विकास, क्षमता निर्माण और आंकड़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ ये जिक्र करना भी जरूरी है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण का काम देश में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां और दिशा निर्देश तय करना है। साथ ही साथ राज्य और जिला स्तर पर भी आपदा प्रबंधन संस्थाओं का गठन किया गया है। सन 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का ऐलान किया गया। इसका मकसद आपदा से निपटने में सक्षम और सुरक्षित भारत का निर्माण करना है। इसके जरिए विकास प्रक्रिया में आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को ज्यादा संजीदगी से शामिल करने की कोशिश की गई। आजकल केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई सारी कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। आपदाओं के नुकसान को कम करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि विकास संबंधी इन योजनाओं में आपदा के खतरों को कम करने के उपाय भी शामिल हों। वाह, क्या बात है प्रधान जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, ये काम किसी भी सरकार, संगठन या संस्थान के अकेले का बस का नहीं है। इन सबके साथ समाज की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी भी कामयाबी के लिए जरूरी है।
तो साथियों, आज की इस वर्कशॉप में शामिल होने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद, खासतौर से प्रोफेसर अनिल और डॉक्टर प्रशांत का। एक बात और, आप बाहर लगी हुई पोस्टर प्रदर्शनी का भी आनंद ले सकते हैं। और हाँ, सभी के लिए बाहर जलपान की भी व्यवस्था है। आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग वहां भी हमारा साथ दें। तो चलिए, आइए। मानव जनित आपदा हो या कुदरत का हो कोई कहर, जागरूकता और सूझबूझ से मिल जाती है नई डगर। जो इंसान सजग हो जाए वही सुरक्षित हो जाए। कल से नहीं आज से चेतो, कहीं देर ना हो जाए। कहीं देर ना हो जाए। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाएगी 24वीं कड़ी सुन रहे थे। आलेख और अनुसंधान डॉक्टर RS यादव, समन्वय डॉक्टर R गोपीचंद्रन और डॉक्टर BK त्यागी, निर्देशन उपेंद्र खुशू, प्रस्तुति सहायक रोहित प्रसाद और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे सुनीता ठकराल, राघवेंद्र तिवारी, प्रज्ञा झा, विशाल कुमार, सिद्धार्थ भारद्वाज और विद्या भूषण। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रा द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का ऐलान किस वर्ष में हुआ था? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति का ऐलान किस वर्ष में हुआ था? हमारा दूसरा प्रश्न है, NIDM क्या है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। NIDM क्या है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक कहीं देर ना हो जाए द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वह भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक कहीं देर ना हो जाएगी अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।